साल 1947 तारीख 15 अगस्त दिल्ली की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा था। नेहरू भाषण दे रहे थे। The time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure. ऐतिहासिक कागजों पर पूरा देश आजाद हो चुका था, लेकिन इन्हीं कागजों के पीछे दबा था लाखों बेगुनाहों का खून। आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं थी, वो एक ऐसी कीमत थी जो हिंदुस्तान ने अपने शरीर को दो टुकड़ों में काट कर चुकाई थी। एक तरफ लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे तो दूसरी तरफ लाहौर, अमृतसर और नोखरा में घर जला रहे थे। गांव के गांव लूटे जा रहे थे और ट्रेन पूरी लाशों से भरी आ रही थी। भारत की आजादी की कहानी कोई परियों की कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा संघर्ष था जो 200 सालों से भी ज्यादा चला। इतना लंबा संघर्ष चलने का एक ही कारण था, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया, खासकर भारत और उसके आसपास के इलाकों में। इसके बाद कप्तान विलियम हॉकिंस, जो कि एक अंग्रेजी व्यापारी था और समुद्री कप्तान भी, 1608 में कंपनी ने उसे भारत भेजा ताकि वह मुगलों से व्यापार की अनुमति ले सके। हॉकिंस अपने जहाज हेक्टर पर सवार होकर सूरत के बंदरगाह पर पहुंचता और वहां से दिल्ली के लिए रवाना होता और 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचता। हॉकिंस जहांगीर को खुश करने के लिए बहुत से विदेशी उपहार देते हैं, जैसे अंग्रेजी हथियार, घड़ी और शराब। जहांगीर हॉकिंस के उपहार से खुश होता और उसे इंग्लिश खान की उपाधि भी देता है। इसके बाद हॉकिंस को कुछ समय तक मुगल दरबार में रहने की अनुमति मिल जाती है ताकि वह वहां का फारसी भाषा को सीख सके, और हॉकिंस को यकीन था कि अब उसे व्यापार करने की छूट मिल जाएगी। लेकिन पुर्तगाली, जो उससे पहले से वहां मौजूद थे, उनकी साजिशों ने हॉकिंस को कामयाब नहीं होने दिया। 1611 में हॉकिंस निराश होकर वापस चला जाता है। इसके बाद 1615 में राजा जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट के दरबार में भेजता है ताकि वह किसी तरह से व्यापार की अनुमति ले सके। 1615 में थॉमस रो सूरत पहुंचता है और वहां से आगरा जाता है और 1615 से 1619 तक मुगल दरबार में अपना समय बिताता है। दूसरी ओर जहांगीर पुर्तगालियों के बढ़ते घमंड और उनके धार्मिक हस्तक्षेप से परेशान था। थॉमस रो ने इस चीज का फायदा उठाते हुए दरबार में बड़ी चतुराई से अपनी बात रखी। धीरे धीरे उसे सम्राट के विश्वास पात्रों में गिना जाने लगा। इसके बाद 1618 में जहांगीर ने एक शाही फरमान जारी किया, जिसमें अंग्रेजों को भारत के कई बंदरगाहों पर व्यापार करने, फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई। इस संधि के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, मद्रास, बम्बे और कलकत्ता जैसे शहरों में फैक्ट्रियां लगाई। धीरे धीरे कंपनी ने व्यापार के साथ साथ राजनीतिक में भी दखल देना शुरू कर दिया और इसकी शुरुआत होती है कलकत्ता से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापारिक विशेषाधिकार चाहती थी। कंपनी ने व्यापार के बदले कर न देने की नीति अपनाई, जिससे वहां के नवाब सिराजुद्दौला को उसके राजस्व में भारी नुकसान होता। ऊपर से ब्रिटिशों ने कलकत्ता में अपनी सुरक्षा के नाम पर पूरे शहर पर किलेबंदी किया और वहां तोपें भी लगा दी, जबकि नवाब ने यह सब करने से मना किया था। और ऐसा करके ब्रिटिशों ने नवाब को चुनौती दी। नवाब ने 1756 में कलकत्ता पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया और उसका नाम रखा अलीनगर। यह सब देख ब्रिटिश कंपनी बौखला जाती है और बदला लेने की योजना बनाने लगती है। ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के दरबार में मौजूद कई अमीर और सैनिक अधिकारियों को अपने साजिश में फंसाता है और नवाब के खिलाफ भड़काता है और सत्ता का लालच देकर अपनी ओर कर लेता है। इसके बाद 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई होती है, जिसमें सिराजुद्दौला अपने ही लोगों की वजह से हार जाता है। इसके बाद बंगाल में ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित होता है और यहीं से पहली बार भारत में ब्रिटिश राज की नींव पड़ी और यहीं से आज़ादी का संघर्ष शुरू होता है, जब सत्ता किसी और के हाथ में चली जाती है। इस दौर में अंग्रेज धीरे धीरे भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लेते हैं। कई छोटे छोटे विद्रोह भी होते हैं, जैसे दक्षिण भारत का पोलीगर विद्रोह, सांताजी, घोरपड़े और मराठा संघर्ष। इसी तरह 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम था। इसे सिपाही विद्रोह या गदर भी कहा जाता है। यह जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत थी, पूरे भारत की संगठित प्रयास था, लेकिन फिर भी यह प्रयास असफल रही। लेकिन इसने आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी पूरे देश में फैला दी। इसी चिंगारी से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल ने पहली बार स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था।
फिर गांधी जी आए। उन्होंने सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए भारतीय जनता को जोड़ने का काम किया। साथ ही साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी भी आगे आए। 1939 से 1947 के दौर में द्वितीय विश्व युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों की कमर पूरी तरह से टूट जाती है। इसका फायदा उठाते हुए भारत में फिर से अंग्रेजों का विरोध होना शुरू हो जाता है। आजाद हिंद फौज, नौसेना विद्रोह और भीतरी असंतोष ने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों को समझ आ गया कि भारत को अब आजाद करना ही पड़ेगा। गांधी का सत्याग्रह, भगत सिंह का बलिदान, बोस की आजाद हिंद फौज और लाखों गुमनाम शहीदों की कुर्बानियां, ये सब आजादी की वो ईंट थी जिन पर देश की नींव रखी गई। लेकिन इन ईंटों के बीच में एक जहर भी बोया गया था, धर्म के नाम पर बंटवारे का जहर। धर्म के नाम पर बंटवारे का जहर एक दिन में नहीं फैला, बल्कि इस पर कई वर्षों से काम चल रहा था। अंग्रेजों ने भारत में धार्मिक और सांप्रदायिक भेदभाव को योजना बनाकर एक तरीके से बढ़ावा दिया। अंग्रेज की पहली और सबसे बड़ी चाल थी 1909 का मिंटो मार्ले सुधार। इससे भारत में राजनीतिक सुधार के नाम पर लागू किया गया, लेकिन इसका असली मकसद ब्रिटिश शासन को मजबूत करना और भारतीय समाज में फूट डालना था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का धार्मिक आधार पर विभाजन कर दिया। इससे देश भर में स्वदेशी आंदोलन और ब्रिटिश विरोधी लहर तेज होने लगी। अंग्रेजों को लगने लगा कि यदि इनको कुछ रियासतें नहीं दिया गया तो बगावत और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऊपर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब ज्यादा अधिकारों की मांग कर रही थी। अंग्रेज कांग्रेस को शांत करने के प्रयास में कांग्रेस को दिखाने का प्रयास किया कि हम इन सुधारों के जरिए लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 1906 में बनी मुस्लिम लीग ने जब मुसलमानों का अलग राजनीतिक पहचान मांगी तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाकर उन्हें अलग मतदान अधिकार दिया और यहीं से हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की नींव रखी गई। अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति से हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा की, जिससे एक तरफ अंग्रेज आजादी की बात कर रही थी तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी। 15 अगस्त 1947 की सुबह दिल्ली की रेडियो से आवाज आती है, Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time लोग सड़कों पर नाच रहे थे, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे थे, तिरंगा लहरा रहे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त कुछ 100 किलोमीटर दूर लाहौर, अमृतसर और नोवाखली और कराची में चीखें गूंज रही थी। खून की नदियां बह रही थी, घर जल रहे थे, औरतों की इज्जत लूटी जा रही थी, ट्रेन लाशों से भरी आ रही थी और यहाँ पंडित नेहरू लाल किले से भाषण दे रहे थे। लेकिन उसी आधी रात को सीमा पार एक माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर ट्रेन में बैठी थी। उसके पति को काट दिया गया था और अब वह खुद पाकिस्तान की तरफ से भारत आ रही थी। ना कोई घर, ना कोई ठिकाना। कई लोगों के लिए आजादी तिरंगे की खुशबू थी, लेकिन कुछ के लिए वो मिट्टी छोड़ने का जख्म बन गई। किसी ने आजादी की घोषणा सुनी तो आंखों से आंसू आ गए, पर ये आंसू खुशी के नहीं थे, बिछड़ने के थे। किसी ने मिठाइयाँ बांटी और किसी ने अपने भाई की चिता को अग्नि दी। हमने आजादी तो पाई, मगर उस दिन लाखों लोगों ने वो खोया जो उसके पास कभी लौट कर नहीं आया। उस दिन भारत आजाद हुआ, लेकिन इंसानियत जिंदा दफन हो गई। यह कहानी है उन दो भावनाओं की जो 15 अगस्त 1947 को तिरंगे को गर्व से देख रही थी और जो उसी दिन अपनी माँ, बहन, घर, जमीन और पहचान को खो रही थी। हमें आजादी मिली, लेकिन हमने खोया एकता और भाईचारे की नींव को। सदियों से हिंदू, मुस्लिम, सिख एक साथ रहते आ रहे थे, लेकिन बंटवारे ने धर्म के नाम पर दरार डाल दी। 10 से 15 लाख जाने गई, जो इतिहास का सबसे बड़ा जनसंहार था। ट्रेनें लाशों से भरी आई, सड़कें खून से लाल हो गए थे। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। लोग अपने पुश्तैनी घर छोड़कर रिफ्यूजी बन गए। न पाकिस्तान उनका रहा, न भारत पूरी तरह अपनाया। हजारों औरतों का बलात्कार, जबरन धर्म परिवर्तन जैसे घटनाएं हुई। लाहौर, कराची, ढाका जैसे शहर जो कभी भारतीय संस्कृति के केंद्र थे, अब वह सीमा के पार चले गए। एक राष्ट्र जो 2 टुकड़ों में बटा, भारत और पाकिस्तान, जिसमें रिश्ते, पहचान, इतिहास सब कुछ 2 हिस्सों में बांट दिया गया। हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन संवेदनाओं की कीमत पर। एक झंडा मिला, लेकिन हजारों लाशों की छाया में। संविधान मिला, लेकिन कहारती आत्माओं के साथ। हमें आजादी मिली, लेकिन इसकी कीमत इतनी बड़ी थी कि आज तक इसकी किस्तें चुकाई जा रही है। 1947 से आज तक 4 युद्ध हुए, जिसमें लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए। कारगिल, उरी, पुलवामा जैसे हमले हुए। ये सब किसकी देन है? बंटवारा का ही। आज दोनों देशों का अरबों का बजट शिक्षा या स्वास्थ्य में नहीं जाता है, बल्कि सीमा पर टैंक और मिसाइलों पर जाता है।
कश्मीर भारत में रहेगा या पाकिस्तान में, यह सवाल आज भी खून बहा रहा है। हजारों कश्मीरी पंडितों का पलायन, आतंकवाद और सेना की तैनाती, ये सब बंटवारा का दिया हुआ जख्म है। लाखों परिवार 1947 में अलग हो गए, जो आज तक नहीं मिल पाए। वीजा पासपोर्ट की दीवारें रिश्तों से ऊंची हो गई। धर्म के नाम पर राजनीतिक नफरत और दंगे बंटवारे के समय भी हुआ था और आज भी हो रहा है। मजहब के नाम पर वोट बंटवारे के समय भी मांगा गया था और आज भी मांगा जा रहा है। 1971 में पाकिस्तान के एक और टुकड़े से बना बांग्लादेश आज भी अवैध घुसपैठ, सीमा पर गोलीबारी और सांस्कृतिक मतभेद, ये सब बंटवारा का ही देन है। बंटवारे की कीमत सिर्फ खून से नहीं चुकाई गई, वो आज भी हर बार हिंदू मुस्लिम की बहस में, सीमा पर गोलियों की आवाज में और खोए हुए रिश्तों की चुप्पी में चुकाई जा रही है। भारत का बंटवारा सिर्फ मुस्लिम लीग की मांग पर नहीं हुआ, बल्कि ये कांग्रेस की सहमति के बिना संभव ही नहीं था। 1946 के दंगे के बाद हालत इतने बेकाबू थे कि कांग्रेस को लगा कि अगर पाकिस्तान ना बना तो पूरा देश जल उठेगा। दूसरी ओर ब्रिटिश भारत में रहना ही नहीं चाहता था। वो जितना जल्दी हो सके सत्ता सौंप कर यहाँ से भागना चाहता था। नेहरू और गांधी जी हमेशा कहते थे कि भारत धर्म से ऊपर है। फिर भी 1947 में उन्होंने धर्म के आधार पर देश बांटने पर सहमति दी। कांग्रेस ने माउंटबेटन की बंटवारे की योजना को स्वीकार किया और यही योजना बाद में भारत पाकिस्तान की सीमा का कारण बना। कांग्रेस अगर चाहती तो कह सकते थे कि ठीक है, पाकिस्तान बना लो, पर पंजाब और बंगाल मत बांटो, मगर वहां भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और सीमा खींचने दिया। इन्हीं लोगों के कारण आज यहाँ लाखों लोग बर्बाद हो गए। भारत का बंटवारा नेहरू की जल्दबाजी के कारण हुआ है। इतिहास में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक नेता के फैसले से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल जाती है। जवाहरलाल नेहरू जो आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बना, उन्हें बंटवारे की बहुत जल्दी थी। जो बात बातचीत से हल हो सकती थी उसे उन्होंने ईगो में ले लिया। जब 1946 में कैबिनेट मिशन आया तो इस योजना ने संघीय भारत का प्रस्ताव रखा, जिससे भारत पाकिस्तान बंटवारे को रोका जा सकता था। लेकिन नेहरू ने अपने ईगो में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे खारिज कर दिया, ये बोलकर कि हम किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, अगर कोई अलग जाना चाहता है तो जाए। जून 1947 में जब ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन ने बंटवारे की योजना रखी तो नेहरू ने बिना देरी किए तत्काल समर्थन दे दिया और कहा, बंटवारे से एक नया मजबूत भारत बन सकता है। क्या लाखों लोगों की जान लेकर मजबूत भारत बनाना वाकई जरूरी था? यह सारा खेल सत्ता के लालच में हुआ और कुछ नहीं। उस समय सरदार पटेल ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के पक्षधर को समझा। वे शुरू से ही मुस्लिम लीग के अलग राष्ट्र के मांग को नकारते आए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि बंटवारा कोई हल नहीं है, ये एक अस्थायी राहत है जो अस्थायी पीड़ा देगा, पर किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। भारत के बंटवारे की त्रसादी सिर्फ दो देशों के अलग होने की कहानी नहीं थी, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी, पहचान और वजूद मिटा देने वाला जल्दबाजी में लिया जाने वाला फैसला था। और इस जल्दबाजी का सबसे बड़ा प्रतीक बना रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ लाइन के लिए एक ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेड क्लिफ को बुलाया गया। इनका बस इतना काम था, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करना। हैरानी की बात यह है कि इससे पहले रेड क्लिफ भारत कभी नहीं आया था। बंटवारे की लकीर एक ऐसे हाथ में थी जिसे न भारत के भूगोल का ज्ञान था, न इतिहास का और न ही वहां का समाज शास्त्र का। फिर भी इतना बड़ा फैसला लेने के लिए रेड क्लिफ को मात्र 5 हफ्ते ही मिले। रेड क्लिफ ने सिर्फ धार्मिक बहुलता के आधार पर फैसला लिया और व्यापार, नदियां, रेल लाइन, खेती, इन सब को नजरअंदाज कर दिया। रेड क्लिफ ने अपने इस फैसले पर यहां तक यह भी कहा था कि मैंने जो किया उस पर मुझे गर्व नहीं है। अगर मुझे पता होता कि यह फैसला इतने लोगों की जान ले लेगा तो मैं ये काम कभी लेता ही नहीं। विभाजन की इस हड़बड़ी में लगभग 1,50,00,000 लोगों का पलायन हुआ। अनुमानित 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। रेड क्लिफ लाइन सिर्फ एक स्याही की लकीर नहीं थी, बल्कि वो लकीर थी जिसने परिवारों को, गांवों को, सभ्यताओं को चीर डाला। और ये सब हुआ सिर्फ 5 हफ्तों की जल्दबाजी के कारण। विभाजन का सबसे खौफनाक तस्वीर में से एक थी बार्डी ट्रेन, यानी वो ट्रेन जो मुसाफिरों के बजाय हजारों लाशें लेकर स्टेशन पर पहुंचा करती थी। ये वे रेलगाड़ी थी जो भारत और पाकिस्तान के बीच शरणार्थियों को एक से दूसरे देश पहुंचा रही थी, लेकिन बीच में पूरी ट्रेन की यात्रियों को काट दिया जाता था। ट्रेन स्टेशन पहुंचती तो थी, पर कोई जिंदा नहीं बचता था। और कहीं न कहीं इस विभाजन के कारण ही गांधी जी की मृत्यु हुई।
नाथूराम गोडसे, जो कि एक हिंदू राष्ट्रवादी था। गोडसे को हमेशा लगता था कि गांधी जी हमेशा मुसलमानों का पक्ष लेते हैं, हिंदुओं का नहीं। और वह ये भी मानता था कि गांधी के नीति के वजह से ही देश का विभाजन हुआ। गोडसे को सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुआ जब गांधी जी अपने अंतिम अनशन में बैठे थे। दरअसल हुआ यह था कि भारत का विभाजन होते समय भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन विभाजन के समय इतना कुछ हो जाने के बाद भारत राशि देने से मना कर दिया, जिसके बाद गांधी जी ने भारत में अनशन करके पाकिस्तान को वह राशि दिलाई थी। और इस बात से गोडसे को यकीन हो गया कि गांधी जी का झुकाव मुसलमानों के तरफ ही है, हिंदुओं के तरफ नहीं। आप सोच सकते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी गांधी जी पाकिस्तान के सपोर्ट में थे। गोडसे ने कोर्ट में बयान भी दिया था कि मैंने गांधी जी को इसलिए मारा क्योंकि वह देश के लिए खतरा बन गए थे। उन्होंने हिंदुओं की अनदेखी की और मुसलमानों को बार बार खुश करने की कोशिश की। बंटवारे ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया है, फिर भी आज लोग समझने को तैयार नहीं है। बंटवारा इसलिए भी हुआ था क्योंकि राजनीतिक ने धर्म को हथियार बनाया था। हिंदू बनाम मुसलमान की सोच ने सदियों से साथ रहने वाले को दुश्मन बना दिया। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि धर्म को कभी भी संविधान और राजनीतिक से ना जोड़ा जाए। जिन्ना, नेहरू दोनों अपने अपने बात पर अड़े रहे। कैबिनेट मिशन प्लान जैसे कई मौके मिले दोनों को, पर दोनों अपने जिद पर अड़े रहे। इनके इन्हीं जिद के कारण बंटवारा हुआ, पर इनका कुछ नहीं बिगड़ा। लुटे पिटे आम लोग जिन्हें ना संविधान पढ़ना आता था ना राजनीति की समझ थी, वे हिंसा के शिकार हुए। इसलिए सत्ता का हर फैसला जमीन पर बसे इंसान की नब्ज से जुड़ा होना चाहिए। भारत पाक के रिश्ते आज भी 1947 की नफरत का नतीजा है। आज भी हर नई पीढ़ी को वही जहरीली विरासत मिल रही है। आज के भारत के लिए बंटवारे की कहानी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह केवल इतिहास नहीं, एक चेतावनी है। यह हमें बताती है कि अगर हम भूल गए हैं कि कैसे हम बटे थे, तो हम फिर से बिखर सकते हैं। 1947 में धर्म, भाषा और पहचान के नाम पर नफरत फैली थी। आज भी वही मुद्दे राजनीति में जिंदा है। अगर हम बंटवारे की सच्चाई नहीं समझेंगे तो वही जहर दोबारा पल सकता है। ताकि नई पीढ़ी समझ सके कि आजादी की कीमत क्या थी, उन्हें यह जानना चाहिए कि 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। उन्हें यह जानना चाहिए कि 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए थे। देशभक्ति सिर्फ झंडा लहराने में नहीं, इतिहास की पीड़ा को समझने में भी है। क्योंकि बंटवारे की राजनीति आज भी जिंदा है। आज भी चुनाव आता है तो धर्म और जाति की दीवारें खड़ी कर दी जाती है।